इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन फिनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लास का जो अगला एजेंडा है वो है प्रोविजंस को लेकर के, प्रोविजन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स, जो अपना इंड एज 37 में है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि बहुत सारे लॉसेस एंटिटीज को होने वाले हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉसेस हों जिसका प्रोविजन बनाना पड़े, कुछ ऐसा हो कि जिनका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का डिस्कशन हो या कोई कॉन्टिंजेंट असेट वगैरह हो। क्योंकि स्टोरी तो 31 मार्च के पहले हो गया था ना, दिसंबर में तो कोरोना ऑलमोस्ट आ ही गया था और मार्च में तो हम लोगों ने लॉकडाउन भी कर दिया था। तो इसमें हम लोगों के इंस्टीट्यूट ने जो एडवाइजरी दिया है वो पहला टॉपिक है उसमें ओनरस कॉन्ट्रैक्ट पे। अब इंड एज 37 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इंड एज 37 के परव्यू से बाहर हैं, लेकिन अगर वही कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो जाते हैं तो वो फिर उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है, उसमें जो लीस्ट लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ता है। इफ यू रिमेंबर किसको बोलते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स द बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुल मिलाकर के जहां पे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे तो आपको जितना खर्चा लगेगा वो आपको जितना पैसा उससे मिलने वाला है, बेनिफिट पैसा मिलने वाला और खर्चा लगने वाला, तो खर्चा जो लगेगा वो बेनिफिट से ज्यादा है, मतलब आपको लॉस होगा। तो आप तुरंत बोलेंगे सर अगर लॉस होगा तो छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। बाहर निकलेंगे तो पेनल्टी के प्रावधान है, पेनल्टी लगेगी। तो अब उसमें क्या है कि अगर बाहर निकले तो पेनल्टी लगे, परफॉर्म करें तो लॉस हो, इसको ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में जो लीस्ट लॉस होता है उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट ने अभी बोला कोविड-19 के पैंडेमिक पे कि भाई आपके बहुत सारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अभी ओनरस हो गए होंगे, तो आप जब 31 मार्च को बैठ करके प्रोविजन बनाने के बारे में सोचोगे ना, तो आप अपने सारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को केयरफुली असेस कर लेना, और अगर उनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो गए हैं तो उसमें जो लीस्ट लॉस है उसका आप लोग प्रोविजन बनवा दीजिएगा। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं से कोई इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलने वाला है, जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ा होगा, तो अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है लॉस ऑफ प्रॉफिट की वजह से, तो आप उसका जब अकाउंटिंग करेंगे तो जब तक वो इंश्योरेंस क्लेम का मिलना वर्चुअली सर्टेन नहीं हो जाता, आपने इंड एज 37 में पढ़ा होगा कि इवन रीइंबर्समेंट्स वगैरह जो होते हैं उसका अकाउंटिंग तभी किया जाता है जब वो वर्चुअली सर्टेन हो जाए। तो अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत चल रही है, आपने क्लेम लॉन्च कर दिया, आप पॉजिटिव है, आपको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल नॉट, या द रिसीवेबल इज नॉट स्टिल वर्चुअली सर्टेन। तो अगर वो वर्चुअली सर्टेन नहीं हुआ है तो उसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा, ट्रीट दैट एज ए कॉन्टिंजेंट असेट, उसको कॉन्टिंजेंट असेट की तरह ट्रीट कीजिए, एक असेट की तरह ट्रीट मत कीजिएगा इफ इट इज नॉट येट वर्चुअली सर्टेन। हाँ, अगर वो वर्चुअली सर्टेन हो गया तो आप उसको अपने असेट के रूप में लिख दीजिएगा। तो ये दूसरा एडवाइजरी था। तीसरा एडवाइजरी है कि कोई भी आप प्रोविजन वगैरह बनाएंगे, अब ये साला कोविड-19 है, दुनिया भर के लॉसेस को आप फोर्सी करेंगे, अगर फोर्सी करेंगे तो प्रोविजन बनाने का आपका मन करेगा, तो प्रोविजन जब भी बनाएंगे तो एक बार चेक कर लीजिएगा वेदर इट इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और नॉट, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रोविजंस कैन ओनली बी मेड इफ देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, if there is a probability of outflow more than 50% and if a reliable estimate can be made। तो मान लो रिलायबल एस्टिमेट भी हो जाता है, आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी भी मान लीजिए 70, 80, 90, 100% है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो आप कैसे अकाउंटिंग कर देंगे? रिकॉर्डिंग यू कांट डू इफ दैट्स ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन।
I mean, if that's not वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इफ दैट्स नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो यू कैनॉट रिकॉर्ड इट. अगर वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो एट बेस्ट इट कैन बी ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. तो प्रोविजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा उतावले मत होइएगा, चेक कीजिएगा इंड एज 37 के कंडीशन फुलफिल होते हैं कि नहीं, उसके बाद ही प्रोविजन बनाइएगा. और लास्ट बात, ये जो कोविड-19 है इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस को फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस फोर्सी कर रहे होंगे वो लोग. अब जैसे टेक्सटाइल बिजनेस है, रेमंड्स वाला जो बिजनेस है, टूरिज्म एंड ट्रैवल है, ये जो स्पाइस जेट वगैरह वाला जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट वगैरह वाला जो बिजनेस है, इन सारे बिजनेस में 2021 में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 31/3/20, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 19-20 का तो मेजर हिस्सा चला गया था, लॉकडाउन तो मार्च में लगा, तो मार्च तक तो इन लोगों ने प्रॉफिट कमा ही लिया था. मैं 20-21 की बात कर रहा हूं. इन एंटिटीज को लग रहा होगा कि 20-21 में इनको लॉस होने वाला है, ऑपरेटिंग लॉस होने वाला है. तो आपको याद होगा कि इंड एज 37 में साफ मना किया गया है कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का आप प्रोविजन नहीं बना सकते. अगले साल आपको लॉस होने वाला है, उसका प्रोविजन नहीं बनता क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये चीज थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, उतावलापन में प्रोविजंस ना बन जाए फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस. हाँ, एक चीज जरूर है कि क्योंकि आपको बहुत सारे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस लगता है कि होने वाले हैं, तो हो सकता है आपके बहुत सारे एसेट का इंपेयरमेंट हो गया हो. तो इंपेयरमेंट का इंडिकेशन अगर आपको मिलता है, इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस मींस डिग्रेडेशन इन द कैश जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द असेट. तो अगर ऐसा है तो असेट के इंपेयरमेंट टेस्टिंग जो इंड एज 36 में आप करते हो या फिनेंशियल असेट का जो 109 में करते हो, वो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा. नाउ आई कैन रीअश्योर यू सेकेंड टाइम, रादर बहुत बार मैंने ये वाली बात बोल दी कि इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी जारी करते वक्त कभी भी किसी भी इंड एज को क्रॉस ओवर नहीं किया, मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला. सारे रूल इंड एज के हिसाब से ही उन्होंने बना करके एडवाइजरी जारी की है. आइए अब हम लोग इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन आज का, एन एंटिटी एंगेज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेज नंबर 21 में है. हाँ, एन एंटिटी एंगेज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज असेस्ड द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक ऑन इट्स फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल. सीनियर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. वेरी गुड. रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन तभी बनता है अगर आप करेंट ईयर में रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लिए हैं और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनेगा. प्रोविजन बनने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन चाहिए, चाहे वो लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो. ऑब्लिगेशन हैज टू बी देयर एट प्रेजेंट. Restructuring of some of its business activities and retrenching its employees in many areas. Senior management is drawing up a plan for consideration of the board of directors in the meeting scheduled in May 2020, which is subsequent to the reporting date of the current financial year March 2020. That means अभी तक किसी तरह का प्लान अप्रूव नहीं हुआ है, अभी तक रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में सिर्फ बातें ही चल रही हैं, किसी तरह का ऑब्लिगेशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है. नाइदर लीगल नॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज देयर. तो अगर ये लोग बोलेंगे प्रोविजन बनाने की बात तो हम आउटसाइड पे मना कर देंगे, क्योंकि ऑब्लिगेशन जब तक नहीं होता इंड एज 37 प्रोविजन बनाने नहीं देता. आगे, कैन द एंटिटी रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट? आंसर इज नो. इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 नो, क्योंकि ऑब्लिगेशन प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है. हां, एक चीज है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के हिसाब से, क्योंकि मई में कोई इवेंट हो रहा है और अगर वो सिग्निफिकेंट इवेंट है, ऑब्वियसली एडजस्ट तो मैं करने दूंगा नहीं. अगर आपको उसको डिस्क्लोज करना है नोट्स ऑन अकाउंट्स में, सिग्निफिकेंट उसका इंपैक्ट अगर है, तो इंड एज 10 के हिसाब से उसका डिस्क्लोजर बनता है, बट इंड एज 37 के हिसाब से प्रोविजन बनता है क्या? द आंसर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो. बाकी सॉल्यूशन आपके पास है, रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट,
Second question. An entity engaged in tourism and hospitality, सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ बिजनेस, is heavily dependent upon tourists from India traveling overseas and foreign nationals visiting India. In the light of COVID-19 outbreak across the globe, the entity has analyzed the likely impact of customers' behavior coupled with bleak employment scenario on its revenue over the next 1 year. This review has indicated possible substantial operating losses in the next financial year 2020-21. The entity is exploring the possibility of recognizing certain amount of operating losses as provision in the financial statement 2019-20. Is this accounting permitted under Ind AS? Answer is no. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन बनाने इंड एस 37 मना करता है क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 3. A reputed event and conference management company had obtained loss of profit insurance cover to mitigate the risk of potential business losses due to circumstances beyond its control. During the current accounting year, it has estimated a loss of profit of certain amount and initiated its discussion with the insurance company for reimbursement of losses. The entity is confident that the insurance company will admit and honor its claims for loss of profit. Very good. पर अभी तक वर्चुअल सर्टेनिटी वाला कुछ भी दिखाई नहीं दिया है और इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड करने के लिए वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी ए कॉन्टिंजेंट असेट. आगे देखते हैं. अकॉर्डिंगली द एंटिटी इज कंसीडरिंग रिकॉग्नाइजिंग एन असेट फॉर इट्स इंश्योरेंस क्लेम रिकवरी. इज दिस अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल अंडर इंड एस? नो. No, insurance claim can be recognized only if the recovery is virtually certain. This can at best be considered a contingent asset. और contingent asset भी highly probable होने से ही आप उसको disclose कर सकते हो, अदरवाइज contingent asset का disclosure भी नहीं होता. तो इसको कंटिंजेंट एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए. अच्छा बच्चों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मैं आपके साथ हर आंसर को डिस्कस कर दे रहा हूं. शॉर्ट में लिखने का तरीका आपने देखा होगा, मैंने बुक में ये जो सीट बना के दिया आपको, ये जो बुकलेट, इसमें अच्छे से लिख करके दिया हुआ है. एक बार आप अभी पढ़ लीजिएगा रीडिंग करते वक्त क्लास में, एक बार क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन कर लीजिएगा, फिर एग्जाम के टाइम पे एक बार. मेरा मानना है कम से कम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में, इस एग्जाम में और May 21 की एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि नया चीज है ना, तो वो लोग देने का चांस है. और अमेंडमेंट भी नहीं है ना, तो फ्रेश है पर अमेंडमेंट नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ ओल्ड नॉलेज है. लेकिन कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में जो सिचुएशन एक नया डेवलप हुआ, उस रिगार्ड में इंड एस का एप्लीकेशन है, तो जबरदस्त स्टोरी बन गया एग्जाम के लिहाज से. तो एक बार यू मस्ट गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस. आई हैड कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, whatever was the FAQ given by the institute. I have covered all the advisory, whatever was there. मैंने सिर्फ पैराग्राफ नंबर नहीं लिखा, क्योंकि पैराग्राफ नंबर हम लोगों को याद नहीं रहता. There are hundreds and hundreds of paragraphs in all the Ind AS. तो कॉन्सेप्ट जो याद रहता है उसके हिसाब से मैंने अपना नोट्स बना करके आपको दिया है. ओके, अगला क्वेश्चन. In order to encourage the companies and organizations to generously contribute to the government's COVID-19 relief fund, taxation laws have been amended to reckon these contributions as deductible for the current financial year ending on 31st March 2020, even if the contributions are made after the year end but within the 3 months after the year end. Similarly, such contributions to COVID-19 funds are considered for compliance with annual spending on corporate social responsibility for the current accounting year under Companies Act 2013. In this scenario, whether the contribution to COVID-19 relief fund made subsequent to the reporting date of the current accounting period can be provided as an expense of the current accounting period? No. करंट ईयर का वो है ही नहीं. इनकम टैक्स ने रिलीफ दे दिया, दैट डजंट मीन कि हम करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लें.
हम तो जब डोनेशन देंगे तभी हम उसका अकाउंटिंग कर पाएंगे। हम क्लेम अभी ले लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स वाला लोग ज्यादा डोनेशन लोग दें करंट ईयर में, तो करंट ईयर में इनकम टैक्स वालों ने बोला हम आपको क्लेम दे देंगे। कंपनीज एक्ट ने भी बोला हम इसको करंट ईयर का CSR मान लेंगे, आप इवन अगले साल में आप इसको डोनेशन दीजिए। बट दैट डजंट मीन कि हम करंट ईयर में उसका अकाउंटिंग भी कर ले। अकाउंटिंग करने के लिए खर्चा का एक्रूवल होना जरूरी है। मेरा खर्चा का एक्रूवल नहीं हुआ। डोनेशन कैन ओनली अक्रू व्हेन द डोनेशन इज मेड, इट कैनॉट अक्रू इन द अर्लियर ईयर। तो हम करंट ईयर में उसका प्रोविजन बना नहीं सकते, हमको अगले साल में ही PL में डालना पड़ेगा। हां, अगर इनकम टैक्स वाला हमको करंट ईयर में बेनिफिट दे देता है और हम उसका टैक्स लायबिलिटी कम कर देते हैं, हम कमती टैक्स देते हैं, तो इवन मेरे माथे में एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पैदा हो जाएगा माइंडेड। तो इस सवाल का जवाब है कि नो, द एक्सपेंस cannot be recognized in the current year because the expense was never accrued in the current year. All these donations accrue as and when they are paid or rather incurred. So that happens in the next accounting year. So expense will be recorded only in the next year. And as the amount has been deductible in the current year, taxable income has gone down in the current year, a deferred tax liability accounting is imminent. जरूरी है, वो कर दीजिएगा। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्योंकि कोविड आउटब्रेक की वजह से बिजनेस डल हो गया, बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटी क्लोज हो रहा है, क्लोज हो गया है, तो बहुत सारे इंप्लॉय बेनिफिट, मान लीजिए कोई डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स वगैरह हैं, एंटिटी उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है, कुछ टर्मिनेशन वगैरह करता है, कोई मान लो इंप्लॉय को इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शंस वगैरह दिया हुआ है उसको टर्मिनेट करता है, या कोई रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट होते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन होता है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है? द आंसर इज, जिस इंड एज के अंदर में वो मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन फॉल करता है, वो इंड एज जिस तरह का भी गाइडेंस देता है, अकाउंटिंग उसी इंड एज के हिसाब से होना चाहिए। लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू बी मॉडिफाइड, लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू बी कैंसिल्ड। Accounting will take place as per the rules laid down in the respective Ind accounting standards. ओके, अलग से और कोई एडवाइजरी इसको लेकर के नहीं है। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लेट मी शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एन एंटिटी हैज एस्टैब्लिश्ड a separate trust to manage, ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 23 में। an entity has established a separate trust to manage the defined benefit plan obligation of its employees. The trust invests the contributions by the entity in a portfolio comprising government securities and equity investments in the current volatile and in some cases inactive market activities. How should the investment of trust be valued and considered for the purpose of accounting under Ind AS 19? अब क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 23 में इंप्लॉय बेनिफिट के ऊपर डिस्कशन है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि इंप्लॉय बेनिफिट्स में ये जो जितने भी प्लान असेट्स होते हैं, इनका फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता है, और जो भी हम लोगों का वो ग्रेचुइटी वगैरह का लाइबिलिटी आता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन बोलते हैं, उससे हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट को माइनस करते हैं, और उसके बाद जो नेट लाइबिलिटी बनती है या असेट बनती है,
उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में डिस्क्लोज करते हैं। एसेट साइड में को एसेट का सीलिंग भी है, बट अभी उसका एजेंडा नहीं है डिस्कशन का। ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों का जो प्लान एसेट है उसका फेयर वैल्यू को लेके क्या बोलना है। तो द आंसर इज हम लोगों को फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो स्टॉक मार्केट से या जो भी एक्टिव मार्केट है, जो भी मेरा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है, प्रिंसिपल मार्केट है, वहां से फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा। और अगर मेरे को लगता है कि वहां का फेयर वैल्यू, कल भी डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, अगर मेरे को लगता है कि वहां का फेयर वैल्यू ऑर्डरली ट्रांजैक्शन से नहीं आया है तो मैं लेवल 2 और लेवल 3 इनपुट यूज करके फेयर वैल्यू निकालूंगा। बट फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा। और मेरे को यह लगना चाहिए कि जो फेयर वैल्यू मैं निकाल रहा हूं दैट इज द प्राइस at which I will be able to sell my assets in an orderly transaction. Okay, so they will be valued at fair values as per Ind AS 19. The answer is done. Question number 2, page number 23. As a consequence of government's preventive measures to contain the spread of COVID-19, entities have been asked to close down the offices since last week of March 2020, and employees have been advised to work from home, and in some cases temporary leaves have been granted. In case of employees sent on temporary leaves but with full pay, whether salary paid can be deferred? No. They have to be accounted for as salary in the current year. वो लीव है, लीव अक्रू हो गया है। आज मान लो 23 तारीख से 30 तारीख तक, 23 से 31 मार्च, मान लो 9 दिन है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 दिन एम्प्लॉय को हम लोग लीव दिए हैं और लीव के वक्त पे किए हैं। तो लीव तो करंट ईयर का है ना, अगले साल अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं? एंड चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L when they resume the work? No. The leave pertains to the current year. The payment pertains to the current year. The expenditure have been incurred in the current year. So accounting has to be done in the current year. Okay? अगले साल जब वो रिज्यूम करेगा काम तब उसका अकाउंटिंग होने का नहीं है, इसी साल अकाउंटिंग करना पड़ेगा. That is what the accrual concept is. That is what Ind AS 19 says. Third number question, page number 23. ज़्यादातर टाइम में बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने में दे देता हूँ, आज मैं ही क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा. An entity has a number of equity settled share based payment scheme for its employee across different categories. During the financial year 18-19, तब कोविड नहीं आया था, the entity had granted equity shares to senior management which will vest on April 30, 21. जब कोविड अपने फुल फ्लेज में रहेगा तब वो ऑप्शन वेस्ट करेंगे. As one of the condition for final eligibility of equity share is based on the target market price of entity share by the end of the financial year 2021, that is March 31, 21. Considering the current scenario affected by global pandemic, the entity expects to experience a severe depressed economic environment in its business sector and substantial decline in the financial performance and cash flows over the next 2 years, and therefore consequential decline in the market price of the equity shares. If you remember, Ind AS 102 में एक आइडिया था परफॉर्मेंस कंडीशंस और मार्केट कंडीशंस. जो मार्केट कंडीशंस होता था वेस्टिंग कंडीशंस में, जो मार्केट कंडीशंस होते थे वो सिर्फ असेट, वो ऑप्शन का फेयर वैल्यू निकालने के काम आते थे, सिर्फ फेयर वैल्यू निकालने के काम आते थे, उनका और कोई काम नहीं होता था. और फेयर वैल्यू आपको याद है कि एक बार अगर निकल जाता है इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस के केसेस में, एक बार अगर निकल जाता है तो वो बार बार चेंज नहीं होता है, वो एक ही बार निकला हुआ रहता है. अब क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के बेस पे इंप्लॉई का ऑप्शन वेस्ट करेगा
एंड क्योंकि स्टॉक मार्केट का प्राइस इज ए मार्केट कंडीशन, फेयर वैल्यू तो हम लोग 2018-19 में ही निकाल लिए होंगे जब ऑप्शन ग्रांट किया जाता है। फेयर वैल्यू तो ऑप्शन के ग्रांट डेट में ही निकाल लिया जाता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली चेंज करना नहीं है। तो फिर ये वाला क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू का चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब 2019-20 में 2020 का 31 मार्च को हम जब अकाउंटिंग करेंगे, उसमें जो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है वो 18-19 में जब ऑप्शन ऑफर किए थे, मान लो 1418 को हमने ऑफर किया था, तो 1418 को जो फेयर वैल्यू निकला था उसी फेयर वैल्यू पे 31,320 को भी उसका अकाउंटिंग होगा। उसी हिसाब से आप एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस को डेबिट करोगे, और वो जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है SBPR और SBPL, यहां तो रिजर्व बनेगा, वो रिकॉर्ड करना है। तो इसमें तो कोई चेंज होने का है नहीं। देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। As on 31st March 2020, the share price of the equity share is much below the target price required under the employee share based payment scheme. How should the entity consider this development? Entity will not consider this development at all. जो फेयर वैल्यू 1418 को निकला था उसी के हिसाब से पूरा शेयर बेस्ड पेमेंट का रिजर्व और लाइबिलिटी और वो क्या नाम एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग होगा। अभी जो मार्केट प्राइस गिर गया है उसको लेके कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर इट्स इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर द करेंट फाइनेंशियल 19-20 नथिंग इज टू बी डन। पुराना अकाउंटिंग प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है, वही वाला फेयर वैल्यू के साथ ही कंटिन्यू करना है। सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में, मैं आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बता रहा हूं, उसमें से ये वाला क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आने लायक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, पढ़ के तो सारा ही जाइएगा, सारे ही इजी है वैसे तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग कंसर्न असेसमेंट। मैं आपको बताता हूं कोई एक एरिया जो सबसे ज्यादा डिबेटेबल और सबसे ज्यादा हिट है आज के सिनारियो में, वो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट है कि 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न पे बनाएं या नहीं बनाएं। तो सर लोग क्या कर रहे हैं? आंसर इज ज्यादातर लोगों ने अपना बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न पे ही बनाया है। सर क्यों? उनको लगता है कि कोविड की वजह से हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा कि हम गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे। क्यों सर? नुकसान तो तगड़ा है। नुकसान तगड़ा होना डजंट मीन मेरे गोइंग कंसर्न का नुकसान हो जाना। मेरा लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है, मेरी लाइबिलिटी जो पेएबल है हम चुका देंगे टाइम पर। अगर हम लाइबिलिटी चुकाने की हैसियत नहीं भी रखते हैं तो मेरी लाइबिलिटी डेफर हो जाएगी, और जब तक डेफर हो जाएगी तब हम चुका देंगे। चुकाने के मेरे को असेट सेल करना पड़ेगा, हम असेट सेल कर पाएंगे, मार्केट है। मेरे पास जो असेट है उसका दाम उतना नहीं गिरा है, हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर पाएंगे। मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन इंटैक्ट है, हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। ठीक है, हमको लॉस होगा, डन है, लेकिन मेरा गोइंग कंसर्न खतरे में नहीं है। तो फिर आंसर इज हम अपना बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न के हिसाब से ही बनाएंगे। लेकिन इन सारी बातों को जो मैंने आपको बोला, अगर सबका आंसर नो 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 नेगेटिव, लाइबिलिटी पेएबल है अगले 12 महीना में है, पेमेंट कर पाओगे? नहीं। कैश फ्लो कैसा है? खराब। असेट कैसा है? खत्म। असेट बेच पाओगे? नहीं। पहले से लॉस मेकिंग थे? हां। आगे कोई सहूलियत प्रॉफिट होने की? ना। कितना करोड़ का लाइबिलिटी ड्यू होने वाला है? 1200 करोड़। असेट कितना है पेमेंट करने के लिए? 300 करोड़। 900 करोड़ का डेफिशिएंसी है, कैसे मीट करोगे? नहीं कर पाएंगे। कोई लोन ले पाओगे क्या कहीं से? नहीं। कहीं से इक्विटी रेज कर पाने का कोई सीन नहीं। कहीं से कैश फ्लो इंप्रूव होने का कोई सीन नहीं।
तब अपना जो है बैलेंस शीट को गोइंग कंसर्न के बेस पे मत बनाओ। 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाओ, नोट्स में डिस्क्लोजर भी कर दो, और नॉन गोइंग कंसर्न का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है इसका अलग से इंड एस के क्लासेस में, एकदम शुरुआत की क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया दिया था। सो दिस इज द आइडिया और दिस इज द एडवाइजरी विथ रिगार्ड टू द गोइंग कंसर्न असेसमेंट which is becoming very relevant in the COVID-19 outbreak. एक दो क्वेश्चंस हैं, एक दो सारे ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आइए पढ़ते हैं। In this highly challenging scenario, page number 24, question number 1, हाँ, in this highly challenging scenario of COVID-19, which is rapidly evolving day by day, there are significant uncertainties about the future economic scenario. No doubt about that. Very sure. How does an entity determine whether it is still a going concern? मैंने आपको बताया बहुत सारा बात, फिर भी इंस्टीट्यूट ने जो थ्योरी लिख के दिया है उसकी मेन पॉइंट मैं पढ़ूंगा, तुम तो पूरा डिटेल में पूरा सॉल्यूशन पढ़ लेना। What disclosures are required to be made in the financial statements in this regard? वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये तो मतलब एक तो जिसको बोलते हैं कि भाषणबाजी वाला सम है। देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें ध्यान देने के लिए बोला है, यहां पे उन्होंने लिस्ट बना करके दिया है। पहले तो यही सब लिखा है कि भाई कोविड-19 की वजह से लॉसेस हो रहे हैं, सिचुएशन बड़ा वोलाटाइल है, बड़े डायनामिक्स हैं, और लिक्विडिटी कैसा रहेगा, लोगों को असेस करने में डिफिकल्टीज हैं, वगैरह वगैरह। फिर फाइनली क्या क्या लिखा देखो, इन असेसिंग सोल्यूशन द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, द एंटिटी मस्ट कंसीडर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड असेट प्राइसेस, इम्पैक्ट ऑफ कोविड, impact of current events and conditions on the entity's operations and forecast of future cash flows, restrictions imposed by the government, impact of various measures taken by RBI to improve the economy and liquidity, whether the entity is operating in a sector which is highly impacted, hotel, hospitality, airlines, travel, tourism, Make My Trip, Indigo, Raymond's, whether the entity has sufficient liquidity to meet its obligations, whether the entity has sufficient borrowing capacity, whether if required has the entity initiated necessary actions to generate sufficient cash। आपने सुना होगा जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ दुनिया भर की जितनी इंडिया की बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सब ने राइट इश्यू लाया, सब ने। रिलायंस कितना फंड जनरेट किया, सब जानते थे कोविड सिचुएशन में पैसा का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उन लोगों ने फंड जनरेट किया, उनका कोई गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है। आगे, वेदर द एंटिटी हैज द प्लान एंड एबिलिटी टू रीस्ट्रक्चर देयर डेट ऑब्लिगेशन, सारा बात जो मैं शॉर्ट में बोलता चला गया था। इम्पैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल कोवेरेंस एंड कमिटमेंट्स, ये सबको कंसीडर करके एंटिटी अपना गोइंग कंसर्न का डिसीजन लेगा। दे हैव टू बी केयरफुली असेस्ड। डिस्क्लोजर में क्या है देखिए, मटीरियल अनसर्टेनिटीज, ये याद कर लीजिएगा, ये पैराग्राफ ये लिखिएगा। मटीरियल अनसर्टेनिटीज दैट कास्ट significant doubt on the ability to continue as a going concern, such as extent of the impact of future cost and revenues, unknown duration of the impact, legal claims, liquidity issues, loss of customers, etc. should be disclosed. जहां जहां पे भी अनसर्टेनिटी है सारी बातों को डिस्क्लोज करना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 2।
Ind AS 1 presentation of financial statements states that financial statements are normally prepared on the assumption that an entity is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future. Yes, इसीलिए तो हम लोग सारा Ind AS फॉलो करते हैं. All the Ind accounting standards are prepared on going concern. और अगर कोई एंटिटी गोइंग कंसर्न पे बैलेंस शीट नहीं बनाता तो उसको इंड एस फॉलो करना अलाउड नहीं है. उसको सारे एसेट और लायबिलिटीज को रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू पे लिखना पड़ता है. उसका सिस्टम हम आपके साथ क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. आगे, द स्टैंडर्ड ऑल्सो फर्दर स्टेट्स दैट मैनेजमेंट शुड कंसीडर ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर विच इज एटलीस्ट but is not limited to 12 months from the end of the reporting period. इस केस में तो मैं ये बोलूंगा कि कोविड की वजह से अगला 12 महीना नहीं और आगे का भी फोरकास्ट करना चाहिए. बिकॉज मेरा ये मानना है, बीइंग एन अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड ये जब जिस दिन से भी कोविड चाइना में पहली बार आया, हमको इंटरेस्ट रहा इसके डेवलपमेंट में, किस तरह से ये बढ़ा है. मेरा ये मानना है कि इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे सून और इसका इकोनॉमी में और वेरियस कंपनीज में इंपैक्ट लॉन्ग पीरियड तक रहेगा. 3-3, 4-4 साल लग जाएंगे बहुत सारी कंपनियों को बैक टू नॉर्मल आने में. और बहुत सारे बिजनेस तो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए. लेट्स सी. But is not limited to 12 months from the end of the reporting period. Considering the above requirements and in the current fragile economic environment caused by COVID-19, whether the entity can assess the going concern over the next 12 months only or can consider longer period than 12 months. My answer is longer period than 12 months. But ये तुम पे डिपेंड करता है. अब कोई मान लो ब्रिटानिया है, मैं बार बार ब्रिटानिया का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ब्रिटानिया साला ऑल टाइम हाई से ऊपर में ट्रेड कर रहा, मतलब पिछला जो प्री पैंडेमिक का ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर. HUL थोड़ा नीचे है बट स्टिल इट इज हाई. रिलायंस हाई. इस तरह का जियो का सेल हुआ है, इस तरह का डेटा कंजम्पशन हुआ है कि आप सोच ही नहीं सकते. 1.5 लाख करोड़ रुपए का फंड उठा लिया उसने. अभी अमेजन को बोल रहा है कि रिटेल बिजनेस बेचेंगे. $20 बिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए साला वहां से आ जाएगा. 1.5 लाख करोड़ क्या कर रहा है मालूम नहीं है ना. व्हाट आई एम गोइंग टू से बच्चा लोग, कि एंटिटी पे डिपेंड करता है कि वो अगले 12 महीना को कंसीडर करेगा कि और 12 महीना से ज्यादा. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, टूरिज्म ट्रैवल में है, तो मेरा मानना है आपको लॉन्गर पीरियड को ध्यान में रखते हुए, लॉन्गर पीरियड में कोविड का क्या इंपैक्ट होने वाला है उसको कंसीडर करते हुए अपना गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना चाहिए. लेकिन अगर आप इस 4-5 सेक्टर में हैं, जो मैं उस दिन फैंग के बारे में बोल रहा था अमेरिका में, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं. आप अगला 12 महीना का गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर लीजिए और आप लोगों के गोइंग कंसर्न ऐसे भी खतरा में नहीं आएगा. हाउ ब्रिटानिया का गोइंग कंसर्न विल बी अफेक्टेड. लोग बिस्किट तो खाएंगे ही. So the idea is, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है एंटिटी हैव टू असेस वेदर ए 12 month का पीरियड कैन बी कंसीडर्ड और मोर देन और लॉन्गर पीरियड शुड बी कंसीडर्ड. ये एंटिटी को जज करना चाहिए. बट आउटराइट अगर एक आंसर देना हो देन इट मस्ट बी ए लॉन्गर पीरियड देन 12 months. नेक्स्ट, ड्यू टू COVID-19, 3 number question, page number 25. Due to COVID-19, liquidity of an entity is impacted. As a result, it is not in a position to pay its liabilities that fall due during the next 12 months. Problem में है company. Despite all efforts, neither it has been successful, nor it is likely that it will be able to arrange funds, particularly in respect of existing restructured accounts, to pay off its liabilities. Whether the entity can still be assumed as a going concern. Looking into the paragraphs of, looking into these 3-4 lines, the answer is a categorical no. कंपनी को गोइंग कंसर्न मानना नहीं चाहिए, बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए. लेकिन
अभी देखने से लग रहा है कि ये 12 महीने की बात कर रहा है। उसके रीस्ट्रक्चर डेट दोबारा रीस्ट्रक्चर हो सकते हैं क्या? कोविड की वजह से उसको और फैसिलिटी मिल सकती है क्या कि भाई 12 महीने से ज्यादा एक्सटेंड कर दे मेरा लाइबिलिटी का पेमेंट, तब तक उसके बाद हम असेट बेच बाच करके कुछ फंड जुगाड़ कर ले और अपने आप को गोइंग कंसर्न रख ले। इन सब बातों को कंसीडर करके गोइंग कंसर्न का असेसमेंट होना चाहिए। पर जिस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है, योर आंसर शुड स्टार्ट विथ ए नो। देखने से लग रहा है ये कंपनी अगला 12 महीने तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो कंपनी को बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए। लेकिन गोइंग कंसर्न का असेसमेंट क्योंकि एक बड़ा असेसमेंट है, तो थोड़ा सा आगे का पीरियड, कंपनी का एबिलिटी टू रीस्ट्रक्चर द डेट अगेन, कंपनी का एबिलिटी टू सेल सम ऑफ इट्स असेट्स, कंपनी का एबिलिटी टू जनरेट सम फ्यूचर कैश फ्लोज वंस द कोविड-19 इज ओवर, इन सब फैक्टर को कंसीडर करके गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना चाहिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम टैक्स। Ind AS 12 इसमें एडवाइजरी ये था कि भाई ऑलमोस्ट सारा कंपनी का फ्यूचर टैक्सेबल इनकम आर गोइंग टू गो डाउन। इंडिया का ओवरऑल जीडीपी दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गो डाउन बाय मोर देन 10%। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जब से मैं पैदा हुआ कि जीडीपी इज गोइंग डाउन बाय 10%। पहला क्वार्टर जो गुजरा अप्रैल मई जून वाला, आवर जीडीपी वाज डाउन बाय 24%। जीडीपी अगर 24% डाउन है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कितना डाउन हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा यह बोलना है, इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी जारी किया है कि भाई फ्यूचर टैक्सेबल इनकम कोविड-19 की वजह से नीचे जाएगा, तो बहुत सारा डेफर्ड टैक्स असेट जो आपने पहले से लिख रखा है उसकी रिकवरेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन आएंगे। अगर उनको लेकर के क्वेश्चन आएंगे तो उन डेफर्ड टैक्स असेट को बैलेंस शीट में रखना है कि नहीं रखना है उसको असेस करना है। बिकॉज डेफर्ड टैक्स असेट बैलेंस शीट में आप तभी रख पाओगे जब आपको उसके रिकवरी का उम्मीद होगा। अगर आपको उसके रिकवरेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे डेफर्ड टैक्स असेट रिवर्स होने के चांसेस हैं, केयरफुली असेस कर लीजिएगा। दूसरा, अभी कोविड-19 की वजह से आप बहुत सारा इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करेंगे। अगर आप बहुत सारा इंपेयरमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट एज पर बुक्स तो कम हो जा रहा है, लेकिन टैक्स बेस कम नहीं हो रहा है। तो अगर कम नहीं हो रहा है तो बहुत सारा नया डेफर्ड टैक्स असेट बुक्स में आएगा। अब वो जो नया डेफर्ड टैक्स असेट आपके बुक्स में आएगा उसको आपको रिकॉर्ड करने के लिए जो 3 क्राइटेरिया अप्रोच है उसको केयरफुली कंसीडर करना है। वहां पे एक फ्यूचर टैक्सेबल इनकम का भी केस है कि फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होने से हम डेफर्ड टैक्स असेट लिखेंगे। तो बहुत केयरफुली सिचुएशन को असेस करके फिर आपको डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी जो पुराना बैलेंस शीट में है उसका क्या करना है, जो नया पैदा हो रहा है उसका क्या करना है, केयरफुली असेस करना है। एक चीज को ज्यादा ध्यान देना है कि फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ कोविड इज सिग्निफिकेंटली गोइंग टू गो डाउन। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट आपके डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी पुराने वाले और नए वालों का मेजरमेंट और रिकॉग्निशन होना चाहिए। ओके, आई क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 27। What are the few critical requirements of Ind AS 12 income taxes that require particular attention in the context of COVID-19 on the entity's current and future financial performance? दो ही बात है,
मैंने दोनों लिखा है, देखो छोटा में, रिडक्शन इन द प्रोबेबल फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट or occurrence of losses due to COVID-19 impact may result in a reassessment on whether it is probable that some or all of entity's deferred tax asset can be recovered. अगर आपके पास 100 करोड़ का deferred tax asset था, अब आपको लगता है उसमें से 70 करोड़ रिकवर नहीं होगा, 30 करोड़ ही रिकवर हो पाएगा, तो 70 करोड़ का deferred tax asset को राइट ऑफ कर दीजिए, उसको पीएल में भेज के खत्म कर दीजिए. सिर्फ 30 करोड़ जो बैलेंस शीट में रहेगा उसी को बैलेंस शीट में रखिए. नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस एंड अनयूज्ड क्रेडिट्स दैट वेयर अदरवाइज एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज्ड इन द नियर फ्यूचर शुड ऑल्सो बी रिव्यूड. क्योंकि मान लीजिए अब वो 8 साल 7 साल का केस है, 8 साल तक आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने मिलने वाला था, मान लीजिए. अब उसमें अभी अगला साल 8वां साल है और अगला साल ही आपको लॉस होगा, तो जो कैरिड फॉरवर्ड लॉस, जिसका डेफर्ड टैक्स एसेट आप 20 करोड़ रिकॉर्ड करके रखे थे, उसका लास्ट टाइम आ गया और आप अगला साल प्रॉफिट आपको नहीं होगा, तो वो 20 करोड़ का तो डेफर्ड टैक्स एसेट बुक्स में रखना नहीं चाहिए ना. और इसमें मैंने लिखा नहीं है, यह भी ध्यान देना है कि नया डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए भी फ्यूचर टैक्सेबल इनकम के नहीं होने की वजह से अगर नया डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो भी एक तो फैक्टर है, क्रिटिकल फैक्टर है, उसको भी ध्यान देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. An entity has a subsidiary which has substantial amount of undistributed profits and the parent has retained these profits for the purpose of planned expansion of its subsidiary's business. As a result, there were material amount of taxable temporary difference and consequential amount of unrecognized deferred tax liability in view of the unrecognized deferred tax liability. Okay, ये होता है, इसमें एक तो कॉन्सेप्ट है कि अगर पेरेंट को ये लगता है कि सब्सिडरी के रिगार्ड का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की वजह से सब्सिडरी का जो इन्वेस्टमेंट अपनी बैलेंस शीट में रहता है, इक्विटी मेथड वगैरह लगाते समय हम लोग इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को बढ़ा देते हैं. अगर वो लोग प्रॉफिट अर्न करता है तो अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गया लेकिन टैक्स बेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ा, तो उसके रिगार्ड में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पैदा होती है. पर उस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को लिखना नहीं है जरूरी अगर होल्डिंग कंट्रोल करता है टाइमिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स को. मतलब अगर सब्सिडरी को पूरा होल्डिंग कंट्रोल करता है और होल्डिंग उसको फॉरएवर के लिए या लंबा पीरियड के लिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो डिविडेंड देगा, क्योंकि डिविडेंड देने से वापस से वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर जाता है, तो अगर होल्डिंग उसके टाइमिंग को कंट्रोल कर सकता है तो फिर उसका डेफर्ड टैक्स लिखने की जरूरत नहीं है. मैं आपको दिखाता हूं, वो पैराग्राफ मेरे बुक में है. देखते हैं यहां पे है या नहीं है. जस्ट अलाउ मी टू सी. ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, देखिएगा. समटाइम्स व्हेन ए पेरेंट हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जेवीज एंड एसोसिएट्स, ये मेरे इंड एज 12 के बुक से मैं बोल रहा हूं, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव इंड एज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज चेंजिंग एंड द टैक्स बेस इज रिमेनिंग द सेम, दिस गिव्स राइज टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और डेफर्ड टैक्स असेट्स. DTL will be recorded always. However, ये देखिए, if the following two conditions are satisfied, we will not record DTL. The पहला condition, the parent is able to control the timing of reversal of the temporary difference. B, it is probable that this temporary difference will not be reversed in the foreseeable future. इसी वजह से उन्होंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किया था. आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं. In view of the unexpected and sudden onset of global pandemic, the parent has re-examined its overall business strategy and decided to postpone the business expansion plan of the subsidiary. Instead,
It is contemplating a repatriation of the undistributed profit to the subsidiary subsequent to the reporting date, which would help tide over the liquidity problem at the parent entity. In this scenario, what are the deferred tax accounting implication for the current financial year 1920? अब वो कंडीशन ही वायलेट हो गया, अब सब्सिडरी डिविडेंड देने वाला है, तो अब हमारा करंट जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो गिरने वाला है। तो अब मेरे को इस करंट फिनेंशियल ईयर में जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरा रिकॉर्ड किया हुआ नहीं था, बिकॉज ऑफ दोज टू क्राइटेरिया गेटिंग फुलफिल्ड, मेरे को अभी लिख लेना पड़ेगा। तो द स्टोरी इज, देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखा हुआ है। Ind AS 12 provides that an entity is not required to recognize deferred tax liability for taxable temporary differences associated with its investment in subsidiary branches, associates interest in the JVs, if it is able to control the timing of the reversal, or it is probable that those differences will not reverse in the future. वही जो दोनों कंडीशन में आपको लिखा हुआ दिखाया। In the given case previously, the parent entity have not recognized the DTL in respect of the taxable temporary differences associated with its investment in the subsidiary, which arose due to undistributed profit of the subsidiary. However, answer यहाँ है, now in the context of change in the economic environment due to pandemic, repatriation of dividend is contemplated. Consequently, the parent entity should, see the answer, recognize the deferred tax liability to the extent that it is probable that the aforesaid temporary difference will reverse in future. Record करना पड़ेगा, and this will be recorded as changes in the accounting estimate. तो ठीक है, अभी थोड़ा सा एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, रिमेनिंग पोर्शन को इसके बाद डिस्कशन करेंगे। 10 मिनट्स का ब्रेक है। अनुपम स्टार्ट करो, पंचू स्टार्ट। अगला टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ऐसा कोई एडवाइजरी नहीं है इस पे, वही है कि नॉर्मली कंसोलिडेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। और जैसे वो इंड एस में है ना कि होल्डिंग के बैलेंस शीट में और सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जो गैप है वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, उसको वापस से याद दिलाया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एडवाइजरी हम आपको बोल ही दिए थे कि आइडल प्लांट का भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और असेट्स के इंपेयरमेंट का एक इंडिकेटर माना जाता है कोविड-19, तो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब अगला एडवाइजरी है ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड AS 1। इसमें पहला टॉपिक है वो जो आप एक पढ़ते थे कि जैसे कोई लोन का कंडीशन हम लोगों ने ब्रीच कर दिया। अब ये कोविड-19 वगैरह के केसेस में लोन के कंडीशन बहुत सारे ब्रीच हुए होंगे। अब मान लीजिए 1920 में हमने कोई लोन का कंडीशन ब्रीच कर दिया। अब लोन का कंडीशन ब्रीच किया तो वो जो नॉन करेंट लायबिलिटी था वो करेंट लायबिलिटी बन गया। लेकिन बिफोर द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट, मान लो साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट हुआ 14 जुलाई 2020 को, बिफोर द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट अगर हमने उस ब्रीच को रेक्टिफाई कर दिया और हमने लेंडर से ये अप्रूवल ले लिया कि द लोन इज नॉट रिपेएबल ऑन डिमांड, तो इंड AS 1 में वो एक कार्व आउट था जहां पे ये अलाउ किया गया था हमें कि हम उसको करेंट लायबिलिटी नहीं नॉन करेंट लायबिलिटी में ही क्लासिफाई करेंगे। वी डोंट नीड टू रिक्लासिफाई इट इनटू अ करेंट लायबिलिटी बिकॉज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, बिफोर द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट हम लोगों ने लेंडर से अग्री करा लिया कि द लोन इज नॉट रिपेएबल ऑन डिमांड। तो ये चीज इस कोविड-19 के केस में बहुत होगा, तो होगा तो थोड़ा केयरफुली इसको असेस कर लेना है। फिर एक बात है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम लोगों की असेट्स एंड लायबिलिटीज के
कैरिंग अमाउंट में सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का बहुत सारा अनसर्टेनिटी है। सो एक पैराग्राफ था इंड एस 1 में कि इफ देयर इज एन अनसर्टेनिटी दैट योर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज मे सिग्निफिकेंटली चेंज इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो वो अनसर्टेनिटी, उसका सोर्स ऑफ एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो अभी ऐसा बहुत होने वाला है, डिस्क्लोज कर दीजिएगा। एंड तीसरा कि हम लोग जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कंपेरेबल ना हो, कोविड-19 की वजह से ऐसा होने का चांसेस बहुत है कि अपना पिछला दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट और अभी जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट कंपेरेबल नहीं रहेगा, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो उसके इंपैक्ट को अच्छे से डिस्क्लोज कर देना है, ये इंड एस ने, ये हमारे इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी बोला है, एडवाइस दिया है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Question number 1, page number 28. Due to COVID-19, significant impairment is recognized in the intangible asset held by entity. बढ़िया। Similarly, huge loss has been recognized due to recognition of inventory at NRV. Very good. Can these losses be treated as extraordinary item? No. इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोल के कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का कोई जिक्र ही नहीं है। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर सेम, तो इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोल के डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कैन दीज आइटम बी कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस एंड डिस्क्लोज सेपरेटली? आंसर मे बी यस। ऐसे इंड एस ने अलग से एक्सेप्शनल आइटम बोल के कुछ नहीं बोला, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इफ द आइटम इज ऑफ सच साइज, नेचर एंड इंसिडेंस दैट इट मे बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को उस तरह के आइटम को अलग से डिस्क्लोज कर देना चाहिए। आइटम अगर इतना इंपॉर्टेंट हो, आइटम अगर इतना सिग्निफिकेंट हो, इंपैक्ट अगर उसका इतना मटीरियल हो कि उसको अलग से डिस्क्लोजर मिलना चाहिए, तो उस तरह के आइटम को हम लोग अलग से डिस्क्लोजर दे देंगे। उसको अगर एक्सेप्शनल आइटम बोलना है तो बोल सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट अपना जजमेंट में लगे उसको कि ये दोनों लॉसेस इतने मटीरियल हैं कि इनका अलग से डिस्क्लोजर होना चाहिए, तो मैनेजमेंट उसको एक्सेप्शनल आइटम के रूप में अगर लिखना चाहता है तो लिख सकता है। एज सच इंड एस के रूल्स में कहीं कोई एक्सेप्शनल आइटम बोल करके कुछ भी बताया नहीं गया है। सेपरेट डिस्क्लोजर अगर आपको करना है आप कर सकते हैं। पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2। A company had adopted the revaluation model for valuing its property, plant and equipment. Okay. Due to COVID-19, the company expects that fair value as on the reporting date, that is 31st March 2020, will be different from its carrying value. Okay. It arrives the fair value using cash flow approach. Okay. For this purpose, it has made various estimations such as forecasting future revenue, business survival / growth. Is the company required to make any other disclosure in regard apart from those required in Ind AS 113 fair value measurement and Ind AS 16 property plant and equipment? मैं बोलूंगा yes, बिकॉज Ind AS में साफ लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि भाई देर आर सम सोर्सेस ऑफ एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी, तो उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए। फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड इन 1131 और एंड Ind AS 16, उसके साथ सोर्सेस ऑफ एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी का भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। और कोविड-19 की वजह से तो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। तो किस नेचर की अनसर्टेनिटी है, क्या कैरिंग अमाउंट है, अभी ये डिस्क्लोजर करना पड़ता है।
किस तरह के आपने अजम्पशंस लिए हैं वो डिस्क्लोजर कीजिए। आपके कैरिंग अमाउंट में क्या सेंसिटिविटी, आपके अजम्पशंस अगर बदल जाएं तो अनसर्टेनिटी के रिजोल्यूशन को लेकर के, पॉसिबल आउटकम्स को लेकर के आपका क्या थॉट है, किस किस तरह के पास्ट अजम्पशंस में आपने चेंजेस किए हैं अभी, ये सारा डिस्क्लोजर आपको अलॉन्ग विथ अदर डिस्क्लोजर्स आपको करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज बोरोइंग कॉस्ट। इंड एज 23, इसमें एक ही चीज को लेकर के एडवाइजरी था कि इस कोविड-19 की वजह से अगर मान लो हमने अप्रैल से लेकर के अगस्त तक प्लांट का कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कोई क्वालिफाइंग असेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अगर उसका कंस्ट्रक्शन मैंने बंद रखा है तो मेरे जो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन हो रहा था उस असेट के कंस्ट्रक्शन पे, जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे थे, क्या उसको मेरे को सस्पेंड करना पड़ेगा या हम इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सोच के कि ये तो अनअवॉइडेबल है, कोविड तो अनअवॉइडेबल था, तो हमको तो कैपिटलाइजेशन करने मिलना ही चाहिए। इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है कि आपको कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करना पड़ेगा। इस अप्रैल से लेकर के अगस्त तक आपका जो कंस्ट्रक्शन बंद रहा, आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपको इंटरेस्ट को पीएल में ही भेजना पड़ेगा। इंड एज ने साफ लिखा है, अगर कंस्ट्रक्शन का रुकना कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी था तो आपका कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होगा। अगर किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से कंस्ट्रक्शन रुका है, हम लोग आपको कैपिटलाइजेशन करने नहीं देंगे। और कोविड जितना ही अनअवॉइडेबल क्यों ना रहा हो, इंड एज में यह अलाउड नहीं है कि आप कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू रखें ना, आपको कैपिटलाइजेशन भी सस्पेंड करना पड़ेगा। उस पीरियड का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड रखो, इंटरेस्ट को पीएल में भेज दो। सीधे क्वेश्चन में आते हैं, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है, एन एंटिटी is in the process of development of power generation facility which is expected to take 3 years for the facility to get ready for its intended use. In order to fund this huge expenditure, the entity has borrowed substantial amount of money and has been capitalizing the borrowing cost as per Ind AS 23. In view of the reduced demand for its products over next 1 year and also lockdown of its manufacturing units due to onset of global pandemic recently, the entity has suspended the active work on development of this power generation facility since 1 month before the end of the current year. The entity has decided to keep this project in abeyance for another 6 months. However, it incurs to continue the borrowing cost. PL में भेज दो, कैपिटलाइजेशन नहीं करने देंगे, कैपिटलाइजेशन प्रोसेस विल बी सस्पेंडेड। इन व्यू ऑफ द फैक्ट द सस्पेंशन ऑफ एक्टिव डेवलपमेंट of the power generation facility is caused by the act of God and nature, can the entity continue to capitalize the borrowing cost? No. देखिए, considering the answer, देखिए, considering the entity's decision to suspend the development, it cannot continue to capitalize the borrowing cost, regardless of the fact that situation is caused by factor beyond its control. अच्छा, एक दो और एडवाइजरी बचा और 3-4 क्वेश्चन बचा है। एक एडवाइजरी है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पे। आपको मालूम होगा इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में 2 तरह के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट जिनके कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट जिसके कंडीशन
पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है समझ लो कि 31 मार्च को मेरा रिपोर्टिंग डेट है, कोविड का ऑनसेट 31 मार्च के पहले ही हो गया था। तो अगर कोई एक ऐसा इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होता है जिसका कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता है, तो मेरे को उसको एडजस्टिंग इवेंट मानना पड़ेगा। पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानना पड़ेगा। तो कौन सा कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता, इसको लेके केयरफुल एनालिसिस होना जरूरी है। हां, अगर कोई कोविड रिलेटेड कंडीशन का बात होगा तो आपको यही आंसर देना होगा कि नहीं, ये कंडीशन तो पहले से एग्जिस्ट करता था। अब जैसे मान लो कोई इंसान बैंकरप्ट हो गया, मान लो अप्रैल 2020 में कोई मेरा डेटर बैंकरप्ट हो गया और 2019 में ही उसने पेमेंट करना बंद कर दिया था। 2020 मार्च के पहले ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से खराब हो गई थी। वो टेक्सटाइल बिजनेस में ही था, टेक्सटाइल वालों ने तो पैसा ही नहीं दिया किसी का। क्या करें? एडजस्टिंग इवेंट माने? यस, एकदम आराम से मानो। एक और डिस्कशन है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, तो इसमें कोई अलग से इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी नहीं जारी किया, यही बोला कि जो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है जिस तरह से, उसी तरह से सारे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं। वैसे आपको मालूम होगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंड एज 34 प्रैक्टिकली कोई भी एंटिटी यूज नहीं करता। सारे लोग वो सेबी वाला जो रिक्वायरमेंट है ना, सेबी जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग के लिए रूल बना के रखा, लोग उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इंड एज 34 पढ़ा है, तो इंड एज 34 का भी अगर कोई सम आया तो वो नॉर्मल जो मैं पिछले 2-3 घंटे से जो भी डिस्कस कर रहा हूं उसी तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा। तो अब और कोई एडवाइजरी हमारे पास नहीं है। अब हम लोगों के पास 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम लोग उनको डिस्कस करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आइए, मेरा अगला क्वेश्चन, मैंने मिसलेनियस बोल करके इनका नाम दिया है। पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। In the present economic environment, many entities have been suffering from acute cash flow problems, including me, saying it lightly, and facing serious concerns of business viability. In order to prevent huge unemployment scenario and rescue the business entities, government has decided to pay the employer's share of employee provident fund contribution for March 2020. How should it be accounted for in the financial statement of 2019-20? गवर्नमेंट ग्रांट है ये, इट्स एन असिस्टेंस, इट्स ए ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉयर। तो इसको गवर्नमेंट ग्रांट की तरह अकाउंटिंग करेंगे। और क्योंकि ये रेवेन्यू ग्रांट है, खर्चा के लिए है, हम लोगों को कैश में नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट करना पड़ेगा। मान लो कंट्रीब्यूशन हमारे हिस्से का था 20 करोड़ रुपया, तो हम लोग लिखेंगे प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट बाई इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम अकाउंट। तो गवर्नमेंट ग्रांट का जो इनकम है वो अदर इनकम में चला जाएगा और प्रोविडेंट फंड का जो खर्चा है वो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाके डेबिट हो जाएगा। और गवर्नमेंट ग्रांट के जो डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे। सो इसका प्लेन आंसर है दिस विल बी रिकॉर्डेड एज पर इंड एज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Government of India is giving many economic packages including income tax relief, goods and service tax relief and many other assistances such as financial guarantees etc. Are these economic benefits to be accounted for as per Ind AS 20 or to be accounted for as per Ind AS 12 or any other Ind AS? ये तो उस रिलीफ को
केयरफुली असेस करके ही पता चल सकता है। देखो 3 तरह के इंड एस इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। वन इज इंड एस 20 जो कि गवर्नमेंट ग्रांट है, वन इज इंड एस 12 जो कि इनकम टैक्स है, वन इज इंड एस 114 रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपको जो रिलीफ का फायदा मिला, आपकी कंपनी का, आप मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है और आपको इंड एस अप्लाई करना है, तो आपको केयरफुली असेस करना पड़ेगा कि ये जो रिलीफ है ये इंड एस 12 का हिस्सा है, 20 का हिस्सा है कि 114 का हिस्सा है। और जिस तरह का भी वो हिस्सा होगा, जिसके भी स्कोप में आएगा, उस हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। हो सकता है इनकम टैक्स का रिलेटेड रिलीफ हो तो इनकम टैक्स में आ जाए, जीएसटी का रिलीफ हो तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ग्रांट में आ जाए, वो इनकम टैक्स में नहीं कर सकते। तो वो तो ऐसे ब्लैंकेट आंसर दे नहीं सकते। उसका आंसर यही होगा कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिलीफ एंड द स्कोप ऑफ द इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वी हैव टू असेस कि दिस पर्टिकुलर रिलीफ दैट वी हैड गॉट is going to be covered under which accounting standard, and accordingly we will apply the respective Ind AS to recognize that particular relief. Question number 3. In these rapidly, page number 31, question number 3. In these rapidly evolving times of COVID-19 and changing economic environment, the public policies are also offering new business opportunities. Yes, फार्मा सेक्टर में तो बवाल हो गया है। डॉक्टर रेड्डी देखिए कहां पहुंच गया है। अभी डॉक्टर रेड्डी ने वो जो रसिया वाला स्पुतनिक वी जो नाम दिया है वैक्सीन का, 10 करोड़ यूनिट सेल करेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ। 4% ऊपर है आज डॉक्टर रेड्डी, ऑलरेडी 3700-3800 रुपए दाम पहुंचा दिया है। लिखता है न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट्स एंड न्यू मार्केट एंटिटीज, सम ऑफ ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स हैव एनाबल्ड द एंटिटीज टू एस्टैब्लिश न्यू लाइन्स ऑफ बिजनेसेस। एन एंटिटी engaged in medical research and drug manufacturing segment has incurred substantial expenditure for development of the new vaccine. सारा मारामारी साला इस वैक्सीन का ही है। लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ लोग हिम्मत करके बाहर निकल रहे हैं। हमको ये फाइनल के लिए प्रिपेयर करना था, हम आए क्लास लेने। न्यू वैक्सीन फॉर कोविड-19, कैन दी एंटिटी रिकॉग्नाइज दिस एज एन इंटेंजिबल असेट अंडर इंड एस? इसमें मैं आपको 3 बात बोलूंगा। इंटेंजिबल असेट वाला जो इंड एस है 38, उसने साफ बोला है अगर रिसर्च फेज में एक्सपेंडिचर होता है आपको पीएल में भेजना पड़ेगा। अगर डेवलपमेंट फेज में एक्सपेंडिचर होता है आफ्टर फुलफिलिंग दोज क्राइटेरिया कि इट इज फिजिबल, इट इज वायबल, रेवेन्यू विल बी अराइजिंग, वी हैव द रिसोर्सेज टू डेवलप इट, याद है वो सब क्राइटेरिया था। अगर उन सब क्राइटेरिया के फुलफिलमेंट के बाद आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हो तो यू कैन कैपिटलाइज इट। और एक बात और है, वो जो कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसका रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करके, क्योंकि ये अभी चला ये वैक्सीन उक्सीन आएगा, सरकार प्राइसिंग कैप करेगा ही करेगा। सरकार आपके मन मुताबिक प्राइस आपको लेने नहीं देगा, बिकॉज दिस वैक्सीन इज गोइंग टू अफेक्ट द लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। 140 करोड़ का देश है, कम से कम 70-80 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन देना ही पड़ेगा, तो प्राइसेस विल बी सिग्निफिकेंटली कैप्ड। तो फ्यूचर रेवेन्यू को लेकर के रिकवरेबल अमाउंट निकाल करके उसका असेट का इंपेयरमेंट की कहानी भी करनी पड़ेगी। तो 3 बातें, रिसर्च एक्सपेंडिचर विल गो टू P&L, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज्ड आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया और विच आर इनकर्ड आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, एंड दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट बाय कैलकुलेटिंग इट्स रिकवरेबल अमाउंट। Question number 4. An entity, in order to meet its huge requirement of funds for development, for deployment in business, such as investment in plant and machinery and other business requirement,
raises funds from international markets in foreign currency, mainly US dollar. Okay. The outbreak of COVID-19 has led to significant volatility in its financial markets all around the world. Depreciation in Indian rupee has been witnessed against US dollar. अभी तो स्ट्रेंथन हो रहा है पिछले 2-3 वीक से, 4 वीक से. The entity is preparing. $75 से $73 आ गया, माने डॉलर 75 रुपया से $73 आ गया है. मेरा एक एक्सपोर्टर है दोस्त, परेशानी में है बेचारा. The entity is preparing its financial statements under Ind accounting standard and its functional currency is INR. The entity has not entered into derivative contracts such as forward exchange contracts to hedge the risk. Since the announcement of COVID-19, the depreciation of INR against US dollar has accelerated and it has material impact on the profitability. Therefore, can the exchange translation difference relating to foreign currency borrowing be deferred and recognized over the balance period of foreign currency borrowing? No. अगर आप पहले से इस तरह के लोन का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पीएल में डालते आ रहे हो तो आपको अभी भी कोविड की वजह से कोई छूट मिलने वाला नहीं है. जितना ही बड़ा लॉस आपको क्यों ना हो, आपको पीएल में ही भेजना पड़ेगा. हां, इंड एस 21 में एक तरह का एक ऑप्शन जरूर है कि अगर लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम है, इरिवोकेबल ऑप्शन है, लेकिन वो और शुरू में ही आपने ऑप्शन ले लिया है कि नहीं मैं इसको डेफर करूंगा लॉस को और ओवर द लाइफ ऑफ द लोन राइट ऑफ करूंगा, तब आप उस ऑप्शन को कंटिन्यू कर सकते हो. अदरवाइज आज बिकॉज ऑफ कोविड-19 आपको उस ऑप्शन को रिविजिट करने का कोई परमिशन नहीं है. क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि कंपनी पहले से उस तरह के लॉसेस को प्रॉफिट को पीएल में डालती थी, तो आज भी उस लॉस प्रॉफिट को पीएल में ही डालना पड़ेगा. और अगर पुराना लोन है और इंड एस 101 का फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के वक्त अगर आप पहले से कैपिटलाइज करते थे, अगर मान लो असेट से रिलेटेड लोन था, याद है, एक तो कार्व आउट था, और आप उस वक्त अगर वो कंटिन्यूइंग विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसी का ऑप्शन ले रखे थे, तब आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो. लेकिन ये तो देख करके लग रहा है कोविड के रिलेटेड आपको लॉस हुआ है, आप उसकी वजह से डेफरल चाहते हो, तो द आंसर इज नो, हम लोग आपको डेफरल करने नहीं देंगे. Question number 5. Continuing with the facts in the previous question with the assumption that the borrowing referred in the question has been raised after the implementation of Ind AS. Okay, नया लोन है. Additional facts that entity has hedged the foreign currency risk of its foreign currency loan and it has been following fair value hedge. In this fact pattern, can the foreign exchange translation difference relating to borrowings be deferred and recognized over the balance period of foreign currency borrowing? No. आपको हेज अकाउंटिंग करना पड़ेगा, हेज अकाउंटिंग. और फेयर वैल्यू हेज में हेज अकाउंटिंग का रूल बोलता है कि बोथ द फ्लक्चुएशन इन द डेरिवेटिव एंड इन द इन द आइटम, माने वो जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और हेज्ड आइटम है, इस केस में आप जो डेरिवेटिव लिए हैं वो वाला, और जो लोन है आपका, द डेरिवेटिव इज द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द लोन इज द हेज्ड आइटम. दोनों में ही जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन का लॉस प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा तो दूसरे में प्रॉफिट होगा, एक में प्रॉफिट होगा तो दूसरे में लॉस होगा, क्योंकि हेजिंग काउंटर करने के लिए किया जाता है. तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ा है तो लोन में अगर लॉस है तो डेरिवेटिव में प्रॉफिट हुआ होगा, दोनों को ही आपको पीएल में भेजना पड़ेगा. बोथ दी डेरिवेटिव शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एंड द लोन शुड ऑल्सो बी मेजर्ड एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, एंड अकॉर्डिंगली द लॉस एंड प्रॉफिट बोथ विल गो टू P&L एंड दे विल ऑफसेट देयर ईच अदर, दे विल ऑफसेट ईच अदर इन द प्रॉफिट एंड लॉस. डेफरल करने नहीं मिलेगा. So this solution is also over.
हो गया अपना सारा क्वेश्चन आंसर्स। अगर बाई चांस कोई सा क्वेश्चन डिस्कस होने से छूट गया है तो आपके पास ये बुक है, एक बार जरा बुक देख लीजिए, बुकलेट। इसका मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप भेज चुका हूं और क्लास भी आज आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उससे लिंक लेकर के देख सकते हैं। करीब 3-3.5 घंटे का डिस्कशन है, सब मिला करके जरूर अच्छे से करिएगा। 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है आउट ऑफ दीज 40-45 क्वेश्चंस। एक आधा थ्योरी भी लिखने आ सकता है। अच्छा, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करें ना, तो मेरी नजर में एक तो क्वेश्चन नंबर 1 डिप्रीसिएशन वाला, पेज नंबर 5 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, पेज नंबर 11 में, उसमें 1 और 2 दो पार्ट है। पेज नंबर 11 वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ये लीज वाला क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आज आपको एक ठो दिया था मैं, कौन सा बोलिए तो, हाँ ये वाला, पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो सारा ही क्लास हम करा दिए अच्छे से, आप सारा क्वेश्चन अच्छे से कर करके एग्जाम में जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार आपको आज पढ़ना है, मेरा क्लास कर लिए 3 घंटा का, उसके बाद आज शाम को एक बार ये 32 पेज वापस से रीड कर लेना है, फिर एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। और कोई फर्दर अमेंडमेंट अगर आएगा तो आपके पास वो क्लास चली जाएगी। अभी एज सच और कोई अमेंडमेंट, कोई बड़ा वो आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे पुराने हैं, क्लास में आपको कवर कर लिए गए हैं, उनको आप उस पर स्ट्रेस मत लीजिएगा, अलग से उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये कोविड रिलेटेड वाला जो क्लास है इसको अमेंडमेंट की तरह मत देखिएगा, एडवाइजरी की तरह देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।